Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम था जल, और हमने कल पढ़ा था कि जल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की थी, जल के वितरण के बारे में हमने बात की थी, है जल चक्र के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? महासागरीय परिसंचरण। देखिए, महासागरीय परिसंचरण मतलब ओशन करंट्स, मतलब जो कि हमारा ओशन है, जो हमारा महासागर है, उसका जो वाटर है वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। जैसे आप देखेंगे कुएं का जल है, ठीक है, या फिर किसी तालाब का पानी है, वो एक जगह पर स्थिर होता है, मूवमेंट नहीं करता। लेकिन जो हमारा महासागरों का जल है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर मूवमेंट करता रहता है। उसे ही हम ओशन करंट या फिर महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। देखिए बेटा, समुद्र तट पर, जब आप समुद्र के तट पर जाएंगे और नंगे पांव चलेंगे ना, तो आपको एक जादू सा अनुभव होगा। कैसा जादू? कि बालू मिट्टी है, वहां पर नम बालू, थोड़ी नमी है बालू में, ठंडी रेत है, चारों तरफ समुद्री पक्षी दिख रहे हैं, उनकी चहचहाने की आवाज है, और उसके साथ साथ समुद्र के पानी में जो नमक की खुशबू आती है, जो नमक की गंध आती है, उनसे जो हमारा मन है वो बहुत ही प्रफुल्लित होता है। तो उसी के बारे में बताया है। समुद्र तट पर नंगे पांव चलने से कुछ जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी और वायु में लवण की गंध तथा लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। हम उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ताल एवं झील का शांत जल, ताल यानी कि तालाब और जो झील है उनका जल है वो शांत रहता है कुओं का, लेकिन उसके विपरीत दिशा में जो महासागरों का जल है वो निरंतर गतिमान रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता। और ये महासागरों का जो जल है, महासागरों का जल शांत नहीं रहता, यह सदैव गतिमान रहता है, ठीक है, निरंतर उसमें गति होती ही रहती है। अब बात करें हम महासागरों का जो जल है वो किस टाइप से गति करता है, तो बेटा जो महासागरों की गति है उसको भी हम 3 प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए बेटा, महासागरों की गतियों का वर्गीकरण। महासागर की गतियों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? किस किस टाइप से महासागरों का जल गति करता है? पहला पार्ट हो गया तरंगे, समुद्र में तरंगों का उठना। दूसरा हो गया आपका ज्वार भाटा, और बेटा तीसरा हो गया आपका धाराएं। ये 3 प्रकार हैं जिनके द्वारा हमारा महासागरों का जल गति करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरंगों की, ठीक है। अब जो ये तरंगे हैं ये क्या है कि महासागरों का जो जल है वो हमेशा गति करता रहता है, कभी थोड़ा ऊपर उठना, कभी नीचे उठना। इस प्रकार से महासागरों के जल में हमेशा गति होती रहती है। देखिए, जब समुद्र की सतह पर पवन चलती है, ओशन सरफेस है, समुद्र की सतह पर पवन चलती है, तो पवन की गति के कारण समुद्र का जो जल है उसमें भी गति होती है, जिसे हम तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम तरंग कहते हैं। देखिए, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगें उत्पन्न होती है, मतलब जब हवा चलेगी तो हवा के कारण वो पानी भी मूव करता है, जिन्हें हम तरंगे
कहते हैं। जितनी तेज पवन बहती है, पवन की स्पीड जितनी तेज होती है, वो तरंगे भी उतनी ही तेज गति से उठती हैं। मतलब जो तरंगे हैं वो पवन की गति पर डिपेंड करती हैं। जितनी तेज गति से पवन चलेगी उतनी ही तेज गति से हमारी तरंगे भी उठेंगी। देखिए, समुद्र के तट पर जब हम गेंद से खेल रहे हो, बॉल से खेल रहे हो, और हमारी जो बॉल है वो समुद्र के पानी में जा गिरे, ठीक है, समुद्र के पानी में जब वो बॉल गिर जाती है तो क्या होता है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है कि लहरों के साथ वो जो बॉल है, वो जो गेंद है, वापस तट पर आ जाती है। मीन्स हमारी बॉल गई समुद्र के अंदर, लेकिन जैसे ही लहरें उठी, उन लहरों के साथ वो बॉल जो है वापस तट पर आ गई। ठीक है, तो महासागरीय सतह का जो जल है वो लगातार ऊपर उठता है और गिरता है, जिसे हम तरंगे कहते हैं। क्या हो गए तरंगे? महासागरीय जल का ऊपर उठना व नीचे गिरना। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तरंगे कहा जाता है इन्हें। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब कोई तूफान आ जाता है तो वायु की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस समय बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगती हैं, जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। तेज तरंगे उठेंगी, समुद्र का जल भी बहुत तेज स्पीड से उठेगा, जिसके कारण बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। तो बेटा भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और जल के नीचे भूसंखलन के कारण भी महासागरीय जल विस्थापित हो जाता है। जब पृथ्वी पर भूकंप आता है, या महासागरों की सतह के नीचे भूकंप आता है, या महासागरों के नीचे, धरती के नीचे जो प्लेटें हैं वो खिसक जाती हैं, या फिर महासागरों के अंदर ज्वालामुखी फटता है, तो भी जो है उसमें विनाशकारी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई तक विशाल तरंगे उठती हैं। मतलब जो तरंगों की ऊंचाई है वो 15 मीटर तक उठ जाती है। इस प्रकार की जो ऊंची उठी तरंगे हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? हम सुनामी। और सुनामी क्या है? ये एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पोताश्य तरंगे, यानी कि तट पर उठने वाली तरंगे। इसके कारण जो क्या है, जो बंदरगाहें हैं, जो पोताश्य है वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो बंदरगाहें हैं वो पानी में डूब जाती हैं, और जिसके कारण वो बंदरगाहें बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। तो बेटा जब 15 मीटर की ऊंचाई तक महासागरों का जल ऊपर उठता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे जो विशाल सुनामी आई है उसे 150 मीटर तक मापा गया, और उसकी गति कितनी थी? 700 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर वायु चल रही थी, पवन चल रही थी। ठीक है, और 2004 में सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों पर बहुत विशाल उसने वहां पर विनाश किया, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट था वो पानी में डूब गया। ठीक है, तो ये हमने बात की महासागरीय परिसंचरण की, कि महासागरों का जल कभी भी शांत नहीं रहता और ये सदैव गतिमान रहता है। तो बेटे जो जल की बात कर रहे थे, आपको पता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। पूरे पृथ्वी पर हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, और जो महासागरों का जल है वो शांत न होने के कारण गतिमान रहता है, शांत ना रहते हुए गतिमान रहता है, जिसे हम महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। और महासागरों की गतियों का वर्गीकरण अगर हम करें तो 3 प्रकार से कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। ठीक है, जो तरंगे हैं वो क्या है? महासागरीय जल का ऊपर उठना और फिर नीचे की तरफ गिर जाना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा तरंगों के बाद ज्वार भाटा की। किसकी बात करेंगे अब हम? ज्वार भाटा की। बेटा अब जो इसका दूसरा पार्ट है ज्वार भाटा, हम उसकी बात करते हैं। ये ज्वार भाटा क्या है? कि समुद्र के जल का निरंतर ऊपर उठना और फिर नीचे की तरफ गिर जाना, उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब जब समुद्र का जल ऊपर की तरफ उठता है तो ज्वार, और जब वो वापस अपने स्तर पर वापस आ जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। और बेटा ये जो ज्वार भाटा है ये किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा की, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की
आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है बेटा, सूर्य और चंद्रमा की देखिए अपनी बुक में, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और फिर नीचे गिर जाना। ऐसे दिन में 2 बार होता है जब महासागरों का जल ऊपर की तरफ उठता है और फिर नीचे की तरफ आता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब यह सर्वाधिक ऊंचाई तक उठ जाता है, जो जल है बहुत ऊंचा उठता है और तट के एक बहुत बड़े हिस्से को पानी में डुबो देता है, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। मतलब महासागरों का जल ऊपर उठा और उसने तट को डुबो दिया, उसे तो हमने कहा ज्वार। ठीक है, लेकिन जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, जल का जब स्तर है वो लेवल जो है वो लो हो जाता है और जल पीछे की तरफ वापस चला जाता है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है बेटा, जब सूर्य चंद्रमा, देखिए बेटा, अब जो ये आपके ज्वार भाटा है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लघु ज्वार और उच्च ज्वार। क्या है ये लघु ज्वार और उच्च ज्वार? बेटा देखिए, लघु ज्वार, निम्न जो ज्वार भाटा आता है वो देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, आपका जो सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा, ये हो गया आपका चंद्रमा, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और जो पृथ्वी होती है वो इसके सेंटर में होती है। ठीक है, लघु ज्वार, निम्न ज्वार कब आते हैं पृथ्वी पर? जब सूर्य और चंद्रमा मिलकर जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और हमारी पृथ्वी जब सेंटर में होती है, तब पृथ्वी पर लघु ज्वार आते हैं। और फिर देखिए उच्च ज्वार या बृहत ज्वार, ये कब आते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, तब बृहत ज्वार आते हैं। इसमें चंद्रमा यहां भी हो सकता है और यहां भी, मीन्स यहां सूर्य, यहां पृथ्वी और यहां चंद्रमा, तब पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। मतलब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और जो पृथ्वी है वो सेंटर में होती है, तब पृथ्वी पर नीचे ज्वार आते हैं। और ऊंचे ज्वार कब आते हैं पृथ्वी पर? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, तब पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। तो देखिए बेटा, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल भी आकर्षित होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। मींस उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो होते हैं वो एक ही सीध में होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। ऐसा कब होता है? ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा और अमावस्या को। ये 2 दिन ऐसे हैं जब पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आते हैं। इस प्रकार के ज्वारों को हम उच्च ज्वार या फिर हम बृहत ज्वार भी कहते हैं। इसे हम बृहत ज्वार भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम है इसके, उच्च ज्वार भी कह सकते हैं हम इसे और बृहत ज्वार भी कह सकते हैं। देखिए आगे, लेकिन जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। ठीक है, अंतिम चतुर्थांश क्या होता है? जैसे कि चतुर्थ पार्ट, जैसे कि ये चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा है। अब पूर्णिमा पर तो ये फुल होगा और प्रथम मतलब कि जब अमावस्या पर चंद्रमा ने बिल्कुल दिखना बंद हो गया
और धीरे धीरे वो बड़ा होना शुरू हुआ। ठीक है, अमावस्या के अगले दिन ही हमें थोड़ा सा चांद दिखाई देता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, और जब हमें 1/4 चंद्रमा दिखना शुरू हो जाता है तो वो उसका पहला 4th पार्ट होता है। और अंतिम कौन सा, कि पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा घटता है और घटता घटता वो 1/4 रह जाता है, वो उसका अंतिम चतुर्थांश होता है। तो अब 2 डेट कौन सी बताई, प्रथम चतुर्थांश और अंतिम जो चतुर्थांश है, उन दिनों क्या होता है, पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर लगता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं, जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, प्रथम चंद्रमा के प्रथम वह अंतिम, चंद्रमा का प्रथम वह अंतिम चतुर्थांश, मीन्स जब चंद्रमा अपने पहले 1/4 में होता है और लास्ट के 1/4 में होता है, तब पृथ्वी पर ये लघु ज्वार आते हैं। और ऊंचे ज्वार कब आते हैं, पूर्णिमा को और अमावस्या को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो देखो बेटा आगे देखिए, उच्च ज्वार, जब ऊंचे ज्वार आते हैं तो क्या होता है, नौ संचालन में सहायता मिलती है, मतलब जो जहाज चल रहे हैं उनको मदद मिलती है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, मतलब जो वाटर का लेवल है वो आपके स्तर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जो जहाज है वो बंदरगाह तक स्पीड से पहुंच जाते हैं। मतलब वाटर लेवल आपका समुद्र के स्तर तक आ गया, जिसके कारण जहाज जो है जल्दी से ही तट तक पहुंच जाते हैं। और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे जब उच्च ज्वार आते हैं तो मछलियां इजीली पकड़ी जाती हैं, क्योंकि ऊंचे ज्वार के दौरान जब ऊंचा ज्वार उठता है, पानी ऊंचा उठता है, तो पानी के उठने के साथ साथ जो मछलियां हैं वो भी समुद्र के तट पर पहुंच जाती हैं। और फलस्वरूप क्या होता है, जो मछुआरे हैं वो बिना किसी कठिनाई के अधिक मछलियां पकड़ पाते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब ज्वार भाटा जो है इसका उपयोग किस किस में किया जाने लगा, विद्युत उत्पन्न में, मतलब बिजली के निर्माण में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं 3rd पॉइंट हो गया। अब महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहती हैं, एक ही दिशा में नियमित रूप से बहती हैं, जिसे हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी। ये धारा गर्म भी है और ठंडी भी। जहां पर ये गर्म और ठंडी दोनों ही प्रकार की धाराएं मिलती हैं, वहां पर कोहरे का मौसम होता है, कोहरा छाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके साथ साथ मछलियां अधिक पाई जाती हैं। और जो गर्म धाराएं हैं ये कहां से चलती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। और जो ठंडी धाराएं हैं ये ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की तरफ, क्योंकि जो ध्रुव है वो आपके 90 डिग्री पर है और उनसे कम वाले अक्षांशों की तरफ बहती हैं। और जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, कोहरा छाता है और वहां पर मछलियों के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। देखिए, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, अतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ठंडी जो जल धाराएं हैं वो ध्रुवों से चलती हैं और निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर एक जलधारा है जो कि कैसी जलधारा है, शीत, क्या नाम है उसका, लेब्राडोर एक शीत जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम, क्या नाम है बेटा उसका, गल्फ स्ट्रीम, ये जो है आपकी ठंडी जलधारा है। जहां पर ये किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। जहां से गर्म जलधाराएं निकलती हैं वहां पर तापमान बढ़ता है और जहां से ठंडी जलधाराएं निकलती हैं वहां पर तापमान गिरता है।
और जिस स्थान पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल जाती हैं वहां विश्व में सबसे अच्छा मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अमेरिका, जापान के पास और उत्तरी अमेरिका के पास इसके कुछ इस प्रकार के उदाहरण पाए गए हैं। गर्म में ठंडी जलधाराएं जहां मिलती हैं वहां कोहरे का मौसम बनता है और इसके जब कोहरा होगा तो क्या होगा, नौ संचालन में बाधा आएगी, जहाज नहीं चल पाएंगे, उनको अपना रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है आपका यही खत्म हो जाता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकालकर उनको अपनी रफ नोटबुक में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स।